16 अप्रैल 2025 को एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवल ने शादी की थी। 19 अप्रैल को उनका रिसेप्शन हुआ और फिर 21 अप्रैल को वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर कश्मीर के पहलगाम गए, एक ऐसी जगह जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। लेकिन 22 अप्रैल को सब कुछ बदल गया। बैसरन वैली अचानक गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठी। आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर फायरिंग शुरू कर दी और उसी हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवल की मौत हो गई। 26 लोग इस अटैक में मारे गए, 24 हिंदू, 1 मुस्लिम और 1 क्रिश्चियन। 17 लोग घायल हुए। टीआरएफ ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है, जो लश्कर तैयबा का एक शैडो यूनिट है। लेफ्टिनेंट विनय नरवल की पत्नी ने कहा, हम लोग भेलपूरी खा रहे थे जब एक आदमी आया और बोला तुम मुस्लिम नहीं लगते, और फिर गोली चला दी। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, सवाल ये भी है कि ऐसी जगह पर जहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ सिक्योरिटी का बेसिक सिस्टम क्यों नहीं था। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, 2019 में पुलवामा हमला और अब ये पहलगाम हमला। इतना पैटर्न होने के बाद भी सरकार इसे कब रोकेगी। बैसरन वैली एक हाई ऑल्टीट्यूड जगह है जहां सिर्फ पैदल या घोड़े से पहुंचा जा सकता है। हर अटैक के पीछे सिर्फ नंबर्स नहीं होते, रियल इंसान होते हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कुछ विक्टिम्स के बारे में जान लेते हैं। सैयद आदिल हुसैन शाह, पहलगाम का लोकल जो खच्चर हैंडलर था। नीरज उधवानी, जयपुर से था। सुदीप न्यूपान, नेपाल से था। तेजी हेलियंग, इंडियन एयरफोर्स का कॉर्पोरल, अरुणाचल प्रदेश से। मनीष रंजन, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सेक्शन ऑफिसर, बिहार से। लेफ्टिनेंट विनय नरवल, इंडियन नेवी, हरियाणा से। गवर्नमेंट को सब कुछ पता था, बार बार वार्निंग मिल चुकी थी, फिर भी अटैक हुआ, फिर भी 26 लोग मरे। पहलगाम अटैक कोई सडन ब्लास्ट नहीं था, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही मल्टीपल अलर्ट्स भेजे थे, स्केचेस, मूवमेंट रिपोर्ट्स, होटल सर्विलियंस इनपुट्स, सब कुछ। लेकिन असली शॉक तब लगा जब पता चला कि अटैक के पहले कुछ होटल्स स्काउट किए गए थे। इसका मतलब इंटेंशंस क्लियर थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स क्लियर थे, फिर भी इस चीज को रोका नहीं गया। आपको याद होगा 2019 का पुलवामा अटैक। उस अटैक में 40 जवान शहीद हुए। हमले से पहले 11 बार अलर्ट मिल चुका था। मुदस्सिर अहमद खान, उस अटैक का मास्टरमाइंड, उसके लोकेशन तक बता दी गई थी। एक इनपुट में लिखा था 4 फॉरेन टेररिस्ट को मिदुरा और लामट्रल गांव में देखे गए हैं। पंपोर में अटैक पॉसिबल है, और उसके अगले दिन अटैक हो गया। तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या इम्प्लीमेंटेशन फेलियर? ये सवाल आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना पुलवामा के टाइम था। एक फॉर्मर सीआरपीएफ आईजी ने खुद बोला 2500 सोल्जर्स को एक ही कॉन्वॉय में भेजना टेक्निकली गलत था। तो अगर सिस्टम खुद ही गलती कर रहा है तो हम सिर्फ टेररिस्ट को ही क्यों ब्लेम करें? पहलगाम के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बॉर्डर पे बीएसएफ है, आर्मी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, फिर भी पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में घुस आए और एक भयंकर हमले को अंजाम दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आर्मी में 1 लाख से ज्यादा की कमी है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये किसी स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है? बिल्कुल नहीं। आर्मी, डिफेंस, बॉर्डर्स, इंटेलिजेंस, बीएसएफ, नेवी, एयरफोर्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं। तो जब बॉर्डर इनसिक्योर हो, आर्मी की कमी हो, तो जवाबदेही किसकी बनती है? ऑब्वियस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई रेजिग्नेशन नहीं, कोई इमरजेंसी हायरिंग प्लान नहीं। आर्मी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं, ये इंडियन आइडेंटिटी का एक प्राउड सिंबल है। अगर उसमें कमी हो रही है और गवर्नमेंट के पास जवाब नहीं है तो सवाल उठाना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आप ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स मत करो, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, जिस देश में पॉलिटिक्स ने फौज के नाम पे वोट लिया हो, वहाँ फौज के फ्यूचर पे सवाल उठाना पॉलिटिक्स नहीं, जिम्मेदारी होती है। मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली को मिलती है Z+ सिक्योरिटी, 55 कमांडोज, जिसमें 10 NSG जैसे एलीट फोर्स के। अनंत अंबानी पहनते हैं 60 करोड़ की वॉच। नीता अंबानी का नेकलेस 500 करोड़ का। शादियों में 5000 करोड़ खर्च, और इनकी सिक्योरिटी आपके टैक्स के पैसे से। बॉलीवुड एक्टर्स, नेता, बिलियनियर्स, सबको मिले Y+ या Z+ सिक्योरिटी कवर्स, और आम आदमी, उसके लिए सिर्फ एक एडवाइस होती है, अपना ख्याल खुद रखो। जब बात देश की सुरक्षा की हो तो सेना का मजबूत होना सबसे पहली शर्त है। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स की रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है 50,538, लेकिन एक्चुअल में है 42,095, यानी लगभग 8,440 ऑफिसर्स की कमी है। सोल्जर्स की कमी और भी ज्यादा है, लगभग 92,000। इसका मतलब है 1 लाख से ज्यादा जवानों की कमी है। चाइना ने मिलिट्री रिक्रूटमेंट को एग्रेसिव बना दिया है, लेकिन इंडिया में यहाँ तो कमी पूरी करने की बजाय आर्मी स्ट्रेंथ को ही कम करने का प्लान बन रहा है। क्यों हो रही है ये कमी?
2020 और 2021 में कोरोना की वजह से रिक्रूटमेंट रुकी रही, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल्स सब कैंसिल हो गया। जो एस्पिरेंट्स रेडी थे उनकी एज क्रॉस हो गई, कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया गया। अब सरकार कहती है कि अगले 3 सालों में 2 लाख जवानों की स्ट्रेंथ कम करेंगे। इस प्रोसेस को बोला जा रहा है रैशनलाइजेशन, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है ये रैशनलाइजेशन नहीं, एक्सपेंसेस को कम करना है। टेररिस्ट ने गोली चलाई, लेकिन उनका असली निशाना सिर्फ लोग नहीं थे, उनका निशाना था एक आइडिया को तोड़ना, इंडियन एकता को तोड़ना। अटैक के बाद कुछ लोगों ने कैंडल्स जलाई, एकता के मार्चेस हुए। मुस्लिम मेजोरिटी देश जैसे यूएई, कतर, बांग्लादेश ने इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया। और सबसे बड़ी बात, इंडियन मुस्लिम्स ने भी सोशल मीडिया पर एक क्लियर लाउड मैसेज दिया, टेररिज्म हैज नो रिलीजन। ये एक मोमेंट था जहां टेररिस्ट का एजेंडा फेल हुआ। वो चाहते थे कि लोग आपस में लड़ पड़े रिलीजन के नाम पर, लेकिन इंडिया ने जवाब दिया एकता के साथ। कैंडल्स जलाना, हैशटैग्स चलाना, ये सब सिंबॉलिकली पावरफुल होते हैं, लेकिन क्या हम हर बार सिर्फ यही तक सीमित रह जाएंगे? अगर हम सच में एकता चाहते हैं तो हमें हर वायलेंस को बराबर नजर से देखना होगा, क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स की तरह ही ट्रीट करना होगा, बिना ये सोचे कि उनका नाम क्या है और उनका मजहब क्या है या वो किस रीजन से आता है, चाहे वो पहलगाम अटैक हो या निर्भया गैंगरेप केस। एक और बड़ा सवाल, सरकार का क्या रोल है? पॉलिसी मेकर्स का क्या फर्ज है? इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अटैक को क्यों नहीं रोका? जो हाई अलर्ट्स हमेशा दिए जाते हैं उनका ग्राउंड एक्शन क्या था? बॉर्डर पर सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ? अगर एक सोसाइटी को यूनाइट रहना है तो गवर्नमेंट से सवाल पूछने होंगे। अब सवाल सीधे सरकार से, टेररिस्ट अटैक होने से पहले कौन से कॉन्क्रीट प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए थे? क्या इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज प्रॉपर्ली फंडेड हैं? क्या उनके पास हाई क्वालिटी इक्विपमेंट और वो हाईली ट्रेंड हैं? या उनकी वार्निंग्स केवल फाइल्स तक सीमित हैं? जब सरकार एकता की बात करती है तो क्या वो अपने पार्टी लीडर्स को भी अकाउंटेबल बनाती है जो डिवाइसिव स्टेटमेंट्स देती हैं? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।